चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था सप्लाई में? सप्लाई अंडर जीएसटी, राइट? इंट्रोडक्शन हो गया था पढ़ना, कम डेफिनेशंस हो गई थी सारी। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन, उसके एनालिसिस में भी हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, है ना। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ये टॉपिक हो गया था क्या? सेल एंड ट्रांसफर, बार्टर एंड एक्सचेंज हो गया था। कंसिडरेशन भी हमने कवर कर लिया था, है ना। बिजनेस इंक्लूड्स भी हो गया था, कुछ एग्जाम्पल भी हो गए थे, वो टर्फ रेस क्लब वाला था। उसके बाद था सप्लाई लेविएबल टू क्या? जीएसटी। अब अगर सप्लाई समझ गए तो ये भी तो समझना चाहिए कि किस सप्लाई पे क्या लगेगा, जीएसटी। नहीं तो बस इतना काफी है कि भाई सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा ही, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। देयर आर सप्लाई, सर्टन सप्लाईज विच आर लेविएबल टू जीएसटी एंड देयर आर सर्टन सप्लाई ऑन विच जीएसटी कैन नॉट बी लेविड। अब आगे बढ़ते हैं। वंस एन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन क्वालिफाइज एज सप्लाई, गॉट द, मिला आपको, टेक्स्ट मिला सबको। वंस एन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन क्वालिफाइज एज अ सप्लाई, वन नीड टू डिटरमाइन वेदर द सेम इज लेविएबल टू जीएसटी और नॉट। तो आपको जब केस स्टडी बनेगी, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आपको दो चीजें पहले तय करनी है। सबसे पहला तो इंग्रेडिएंट है कि उस पे टैक्स का कैलकुलेशन करने से पहले ये तय कर लो कि डेफिनेशन के हिसाब से वेदर दैट क्वालिफाइज एज अ सप्लाई और नॉट। हाँ, ये एक बार तय हो जाए कि ये क्या है, सप्लाई है, फिर सोचते हैं कि उस पे जीएसटी लगाना चाहिए या नहीं। Though the provision relating to levy and collection of GST have been discussed at length in chapter 3, वो वैसे हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? सेकंड चैप्टर। यहाँ हम किसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? सप्लाई का। ये लोग क्या कहते हैं कि प्रोविजन रिलेटेड टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ क्या? जीएसटी। Excuse me. Has been discussing at length in chapter 3, charge of GST, a brief idea of some of the provisions here under। यहां पे हम कुछ थोड़ी सी चीजें उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। For supply to attract GST, primarily two additional conditions need to be satisfied. See, when you go into the market or into the practical life, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डिटरमाइन कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे हमें टैक्स चार्ज करना है या नहीं करना, या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे चार्ज करना है जीएसटी या नहीं करना। बट व्हेन वी रीड द लॉ, लॉ को पढ़ना प्रैक्टिकल उसके अप्रोच से भी ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। प्रैक्टिकली तो चीजें बहुत आसान लगती है, हाँ भाई इस पे जीएसटी कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को पे करो, इट्स एज इजी एट इट इज, क्योंकि हम उस ट्रांजैक्शन की जेन्युइनिटी को और उसके पूरे बैकग्राउंड को समझते हैं। तो हम बिल्कुल बोल देते हैं और बिजनेसमैन भी बोल देता है कि यस इस पे क्या लगना चाहिए, टैक्स। बट लॉ उनके लिए नहीं बना जो जेन्युइन है और बहुत सरल है, लॉ इनके लिए बना जो लोग क्या नहीं है, बिल्कुल भी सरल और जेन्युइन नहीं है। तो प्राइमरीली किसी भी सप्लाई पे जीएसटी लगाने के लिए कितनी एडिशनल कंडीशन की बात करता है लॉ? टू एडिशनल कंडीशन। दीज आर, सप्लाई मस्ट बी मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन एंड सप्लाई मस्ट बी ए टैक्सेबल सप्लाई। भाई टैक्सेबल पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब टैक्सेबल पर्सन कौन? वो व्यक्ति जिसपे जिम्मेदारी बनती है। और सप्लाई कैसा सप्लाई होना चाहिए? टैक्सेबल, मतलब बात हो रही है उस गुड्स या सर्विसेज की जिसपे क्या चार्ज होता है, टैक्स या जीएसटी। These two additional conditions have been discussed here under। Supply by a taxable person। तो फिर क्या आप पर्सन पर्सन में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये टैक्सेबल है और ये नॉन टैक्सेबल है? ये तो करना ही पड़ेगा। अगर उसी सप्लाई पे जीएसटी लगता है जो किया गया है किसके द्वारा, टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं केस को पढ़ते वक्त, सिचुएशन को समझते वक्त पहले तो दो पर्सन में हमें डिफरेंशिएट करता आना चाहिए कि वेदर ही इज अ टैक्सेबल पर्सन और ही इज नॉट ए टैक्सेबल पर्सन। क्या लिखा है? सप्लाई टू अट्रैक्ट, ये सब की पॉइंट्स होते हैं जिसको हम चेकलिस्ट बोलते हैं। हम बनाएंगे इसको जब अपन केस स्टडी क्या करेंगे, रीड करेंगे, तो हम चेकलिस्ट बनाएंगे और देखेंगे कि इस चेकलिस्ट के हिसाब से पर्टिकुलर सेक्शन में हर चीजें लागू होती है या नहीं होती है। उसी के बाद कोई पर्टिकुलर प्रोविजन उस केस में अप्लाई करनी है या नहीं करनी, इसके बारे में सोचेंगे।
पहले तो लॉ को पढ़ना पड़ेगा, इसका प्लेन रीडिंग करके इसकी अंडरस्टैंडिंग जब तक हमें नहीं आती वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व ए होल एंड सोल क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएगा या केस स्टडी आएगी पर्टिकुलरली सी फाइनल में, वो आएगी बेस्ड ऑन द होल एक्ट और होल सिलेबस। A supply to attract the GST should be made by a taxable person. Hence, a supply between two non-taxable person does not constitute a supply under GST. तो ये बंदा यहाँ पे येलो बंदा कुछ सोच रहा है, क्या सोच रहा है? A supply to attract GST be made on to a non-taxable person also. A supply attracting GST can be made to a non-taxable person also. तो इसका सवाल का जवाब भी हमें कानून देगा कि क्या सप्लाई अगर किया गया है नॉन टैक्सेबल पर्सन को तो क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ बीइंग टैक्सेबल पर्सन इज ओनली ऑन द सप्लायर वेयर एज द रिसिपिएंट कैन आइदर बी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। भाई ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि भाई कौन व्यक्ति, दो व्यक्ति होते हैं ट्रांजैक्शन में हमेशा, एक सप्लायर और एक रिसिपिएंट, किस कौन टैक्सेबल पर्सन है ये हमें तय करना पड़ेगा। सप्लायर की बात हो रही है या रिसिपिएंट की? सप्लायर की बात हो रही है। कौन हमें कौन चाहिए? रिस्ट्रिक्शन बीइंग टैक्सेबल पर्सन इज ओनली ऑन सप्लायर वेयर एज द रिसिपिएंट कैन आइदर बी टैक्सेबल और ए नॉन टैक्सेबल। तो आपको पहले ही दो कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी, एक थी बी टू बी की और एक थी बी टू सी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी टू बी? जहां रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों ही क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, मतलब दोनों ही टैक्सेबल पर्सन है। और B2C मतलब सप्लायर रजिस्टर्ड है पर बायर जो है या रिसिपिएंट जो है, यहाँ वर्ड बड़े बदले गए हैं। सेल और परचेस की जगह क्या वर्ड यूज किया है? इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई। सेल मतलब आउटवर्ड और परचेस मतलब इनवर्ड। बायर और सेलर ये वर्ड भी बड़े कम यूज होते हैं। बायर और सेलर की जगह पे भी वर्ड्स क्या यूज किए जा रहे हैं? सप्लायर एंड रिसिपिएंट। तो आप देखिए क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन। ए टैक्सेबल, अभी हमने देखिए पीछे जो पढ़ा था वो पर्सन की डेफिनेशन थी या टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन थी? पर्सन की। अभी तक कहीं पे भी हमारे लेक्चर में टैक्सेबल पर्सन का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। फर्क है। ए टैक्सेबल पर्सन इज ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड under section 22 or section 24, the said section and the concept of taxable person there to have been discussed in details in chapter 9 registration। बहुत दूर की बात है। अब कौन वो व्यक्ति है जिसको जीएसटी में रजिस्टर्ड करना चाहिए, है ना? ये बात करता है सेक्शन 22 और सेक्शन क्या 24। पर देखो दो चीजें होती है, मैं आपको प्लेन रीडिंग बता देता हूं। लॉ कहता है कि आपका टर्नओवर, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तो यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर व्हाट? जीएसटी। अब एक व्यक्ति होता है जो बिल्कुल हॉनेस्ट होता है, जिसको पता है कि मेरा टैक्सेबल टर्नओवर कितने से ऊपर है? 40 लाख से, वो रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो वो तो लीगली बन गया क्या? टैक्सेबल पर्सन। एक होता है फ्रॉड व्यक्ति जो जानता है कि मेरा टर्नओवर कितने से ऊपर है? 40 लाख से, पर वो नहीं चाहता जीएसटी में क्या लेना? रजिस्ट्रेशन। ये सोचते हुए कि इससे मेरे क्या बढ़ेंगे? कंप्लायंस बढ़ेंगे। कॉस्ट नहीं, कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ती है, कंप्लायंस ज्यादा बढ़ते हैं। जेब से थोड़ी देना है आपको, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के सरकार को अगर जीएसटी पे करना है तो अपनी जेब से करना है क्या? नहीं, कस्टमर से लेना है और देना है, अगर आप कंपोजिशन में नहीं हो तो की बात हो रही, राइट? फिर भी लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना नहीं चाहते। और ऐसे व्यक्ति को जब डिपार्टमेंट पकड़ता है, जब ऐसे व्यक्ति को डिपार्टमेंट पकड़ता है और ये प्रूव हो जाता है कि आपकी लायबिलिटी थी कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था क्योंकि आपका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा था, ऐसे व्यक्ति के साथ भी वही सुलूक और वही बर्ताव किया जाता है जो किसी रजिस्टर्ड या टैक्सेबल पर्सन के साथ किया जाना चाहिए। मतलब हिसाब किताब करवा के उससे क्या भरवाया जाता है? जीएसटी भरवाया जाता है। और तो और रजिस्ट्रेशन करने के कानून को ना पालने के लिए उस पे क्या लगाई जाती है? पेनल्टी लगाई जाती है। उस पे आएंगे अपन, ये जो चैप्टर नंबर 9 की हम बात करेंगे तो। हेंस इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, ये जो मैंने अभी कहानी सुनाई ना, क्या है ये? इवन इफ अ अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इज ए टैक्सेबल
person. Similarly, a person not liable to be registered but has taken voluntarily registration and got himself registered is also a taxable person. अब एक व्यक्ति होता है कि भाई मैंने नई शॉप लगाई, my expectation is in first year my turnover will hardly cross 25 lakh rupees, but in second year I am expecting my turnover will be more than 40 lakhs. So in first year itself I took a registration. अब मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड से नीचे है, तो थ्रेशोल्ड के नीचे हो तो ऑप्शनल है आपके लिए कि आप लेना चाहो तो लीजिए, नहीं लेना चाहिए तो मत लीजिए. मतलब अगर आपका 40 लाख से अंदर टर्नओवर है तो आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कंपल्सरीली यू आर नॉट लाइबल टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, बट वॉलेंटरीली आप चाहते हो तो 50,000 के टर्नओवर पे भी अपना खुद का क्या रख सकते हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रख सकते हो. इसमें कोई मनाही या रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो कौन टैक्सेबल पर्सन है? एक, वैसे तो 3 क्राइटेरिया में बांट सकते हैं इसको अगर आपको शॉर्ट नोट्स इसकी बनानी है. पहला कौन? जो लाइबल है और जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया. जो लाइबल नहीं था रजिस्ट्रेशन के लिए फिर भी उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, और जो लाइबल है पर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया. ये तीनों ही पर्सन जो सेक्शन 22 और 24 में जिसकी बात होगी, पर वो चैप्टर 9 में काफी आगे आएगा वो चैप्टर, तो उनको क्या कहेंगे हम? टैक्सेबल पर्सन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देन टैक्सेबल सप्लाई? और यहीं पे ये खत्म हो जाता है, क्योंकि बार बार अब आगे वर्ड आएंगे टैक्सेबल पर्सन एंड टैक्सेबल सप्लाई, तो चैप्टर 3 तक रुकने का कोई मतलब नहीं बनता था. इसलिए बहुत ही शॉर्ट में और छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया. तो इंटरमीडिएट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन द टर्म टैक्सेबल पर्सन एंड टैक्सेबल सप्लाई. ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए दिस क्वेश्चन में कम. तो यू शुड बी एबल टू राइट इन अ proper language, then only you will be able to get a full out of marks. See, पढ़ना, we are studying law, है ना? Calculation is a science, but writing an answer in an exam is art. वहां आपकी कला का आपको क्या करना है? प्रदर्शन करना है. टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है देखिए. फॉर अ सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी द सप्लाई मस्ट बी टैक्सेबल. तो इसका मतलब है सप्लाई सप्लाई में भी अब आपको डिस्टिंग्विश करना है. जैसे पर्सन पर्सन में टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल, वैसे सप्लाई सप्लाई में भी टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल. जब पर्सन भी टैक्सेबल हो और सप्लाई भी टैक्सेबल हो तभी क्या अट्रैक्ट होगा? जीएसटी. अगर इन दोनों में से एक भी चीज क्या नहीं है? टैक्सेबल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे क्या नहीं लगाया जा सकता? जीएसटी नहीं लगाया जा सकता. For a supply to attract GST, the supply must be taxable. Taxable supply has been broadly defined and means any supply of goods or services or both which is leviable to tax under GST. इसके लिए भी रेफर करना है क्या हमें? चैप्टर नंबर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी, फॉर डिटेल डिस्कशन ऑन लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी. एग्जम्पशंस मे बी प्रोवाइडेड टू द स्पेसिफाइड गुड्स. अब एग्जम्पशन किसको प्रोवाइड किए जाएंगे? गुड्स को या सर्विसेज को. इस पर्टिकुलर गुड्स पे आइदर यू डोंट हैव नीड टू चार्ज द जीएसटी और इन दिस पर्टिकुलर सप्लाई यू डोंट नीड टू चार्ज द जीएसटी. और ए स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ क्या? पर्सन. अगर भाई टैक्सेबिलिटी का फार्मूला ही बनता है टैक्सेबल पर्सन प्लस टैक्सेबल क्या? सप्लाई. टैक्स इज इक्वल टू का फार्मूला क्या है? टैक्सेबल पर्सन प्लस टैक्सेबल सप्लाई. अगर इसमें से किसी को भी एग्जम्पशन है, आइदर दैट पर्सन को एग्जम्पशन है तो भी टैक्स नहीं बनेगा, और अगर उस गुड्स या सर्विस को एग्जम्पशन है तो भी उस पर टैक्स नहीं बनेगा. तो फिर इसके लिए रेफर करेंगे हम चैप्टर नंबर 4, एग्जम्पशंस फ्रॉम क्या? जीएसटी. तो बड़े ही अच्छे तरीके से आईसीएआई ने आपके सिलेबस को क्या किया है? डिजाइन किया है, काफी रिसर्च करने के बाद. आगे आते हैं. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, लेट अस नाउ एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्यू ट्रांजैक्शन. यहाँ पे फ्यू, वैसे तो इसके लिए स्पेसिफिकली कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3 है. टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम. देखते हैं क्या लिखा. When an oil exploration and production contractor gets a license or lease to explore mine the petroleum crude and natural gas from the government, it enters into the production sharing contract जिसको हम बोलते हैं PSC with the government. The relationship of the contractor with the government is not that of partners but that of licensor or lessor and licensee and leasee as per the production sharing contract, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? PSC. When a contractor discovers oil or gas,
he is at first entitled to recover the contract cost expenses incurred in exploration, development, production and payment of royalty involved in the extraction of oil gas from the total sale proceeds, and thereafter he is expected to share with the government the profit from his venture known as the profit petroleum as per the PSC। अब ये पूरी कहानी क्या है कि एक केस हमको समझाया जा रहा है। तो ऑयल का और नेचुरल गैस का जो एक्सप्लोरेशन होता है, पहले तो ये सब काम गवर्नमेंट्स किया करती थी, खुद ही नेचुरल गैस के रिसोर्सेज ढूंढती थी, खुद ही एक्सट्रैक्शन करती थी, उसको रिफाइन करती थी और बेचती थी। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट्स को ये ध्यान में आने लगा कि इट इज नॉट द सोल जॉब ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी नीड अ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। फिर बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होने लगी। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी कौन है? रिलायंस का आप एग्जांपल ले सकते हो। व्हाट डू द पीपल एट रिलायंस डू? दे सर्च वेयर ऑयल और क्रूड ऑयल कैन एग्जिस्ट। तो वो लोग सर्च करते हैं। अब सर्च करना मतलब क्या? कोई तांत्रिक बाबा थोड़ी ना होता है जो कोई चार्ट देखकर या पंचांग देखकर ये बता दे कि बेटा जमीन में यहाँ पे क्या है, पेट्रोल और डीजल है। काफी कॉस्टली एक क्या है ये ऑपरेशन है। दे डू दैट। उसके लिए वो गवर्नमेंट के साथ क्या करते हैं? प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेते हैं कि लेट अस सर्च। फिर क्या होता है कि वो बताते हैं गवर्नमेंट को कि यस ड्यूरिंग द सर्च वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंस कि पर्टिकुलर जगह से एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। इसमें फिर दो लोग हैं, एक है लाइसेंसर या लेसर, या फिर एक है लाइसेंसी या क्या लीजी। फिर एक बार ये तय हो जाए कि यहाँ पे पेट्रोल निकाला जा सकता है तो उन्हें लाइसेंस मिलता है वहां से क्या करने का? एक्सट्रैक्शन करने का। लाइसेंस देता कौन है? नेचुरल रिसोर्सेज का अल्टीमेट ओनर कौन है? गवर्नमेंट। पर एक्सट्रैक्शन कौन कर रहा है? कोई भी प्राइवेट कंपनी विच इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, या फिर गवर्नमेंट कंपनी भी तो एक सेपरेट एंटिटी है। एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट, when a contractor discover oil gas he is at first entitled to recover the contract cost। इसमें आते हैं एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन एक्सप्लोरेशन, उसका डेवलपमेंट करना। ऐसे ही थोड़ी ना होता है कि जैसे बोरवेल बना लिया और अंदर से क्या निकल गया? पेट्रोल। पानी की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? 300 400 500 फुट का बोरवेल खुदवाते हैं और उसमें से क्या निकलता है? पानी। एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल ऑयल, क्रूड ऑयल या गैस फ्रॉम द डीप डाउन अर्थ इतना आसान काम नहीं है। इट रिक्वायर्ड हेवी इंजीनियरिंग एंड हेवी टेक्नोलॉजी। ऐसा होता तो हर कोई अपना बोरवेल लगा के खुद का ही क्या कर रहा होता? एक्सप्लोरेशन कर रहा होता। फिर उसको प्रोडक्शन करना मतलब उसको रिफाइन करना भी अगेन हेवी इंडस्ट्री का जॉब है। और फिर पेमेंट ऑफ रॉयल्टी भी तो करना होता है। जहां से भी आप निकाल रहे हो वो जगह किसी ना किसी गवर्नमेंट की ओन की हुई है, तो उनको उस जगह के एक्सप्लोरेशन के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी। इतना सब खर्चा करने के बाद आपको इसका हिसाब करना है। Involved in the extraction of oil gas from the total sale proceed, and thereafter he is expected to share with the government the profit from the venture known as the profit। फिर वो क्या करता है? इतना सारा खर्चा माइनस करके कोई ना कोई तो खरीदार होता है। अब अगर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कंपनी सारा मेहनत कर रही है तो बेचेगा किसी ना किसी को, उसके एक दाम होगी और उससे क्या आएगी? प्रॉफिटेबिलिटी। इतना सब देने के बाद हमें अपना प्रॉफिट किसके साथ शेयर करना है? गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करना है। The value of petroleum which the contractor is entitled to take in the year for the recovery of the contract cost is called as क्या? Cost petroleum। Further, the total value of petroleum produced and saved from the contract area in a particular period as reduced by the cost petroleum is called as क्या? प्रॉफिट पेट्रोलियम। तो सीधी सी बात है, जितना खर्चा आपने किया है वो कहलाएगा क्या? कॉस्ट पेट्रोलियम। और उसको बेचने के बाद जो सरप्लस बचा है वो क्या है? प्रॉफिट पेट्रोलियम। द गवर्नमेंट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम विच इज द कंसिडरेशन पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस और लीज टू एक्सप्लोर माइन पेट्रोलियम क्रूड एंड नेचुरल गैस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब मुझे बताइए, आईसीआई की स्टडी मटेरियल में इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इसके लिए देना और गवर्नमेंट ने विशेष तौर पे इस चीज को क्या करवा लेना? एग्जम्प्ट करवा लेना। क्या लगता है हु शुड बी द पावरफुल पर्सन बिहाइंड दैट? नाम लेने की जरूरत नहीं है, है ना?
नहीं लगेगा। अब कौन इनकम कमा रहा है इसमें? जो भी है, पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनी, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर, खर्चा कर रही है, उसके बाद उस पेट्रोल को बेच रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है, और प्रॉफिट को किसके साथ शेयर कर रही है? गवर्नमेंट के साथ शेयर भी कर रही है। उसको जीएसटी में से क्या कर दिया है? एग्जाम। सप्लाई है कि नहीं है? ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं? है। कंसिडरेशन है कि नहीं? है। गुड्स है कि नहीं? है। सब कुछ है, पर फिर भी इस पे क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। The cost petroleum is not consideration received by the contractor for the service provided to government and thus not taxable per se. रीजन क्या दिया है? रीजन क्या दिया है? जितना भी खर्चा कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया है उसके बदले में the cost petroleum is not consideration received by the contractor for the service provided to the government and thus not taxable per se. The reason for the same is that contractor carry exploration and production of petroleum for themselves and not as a service to the गवर्नमेंट। ये लोग एक्सप्लोरेशन भी खुद ही कर रहे, खर्चा भी खुद के लिए लगा रहे, बेचेंगे भी खुद, मुनाफा भी रखेंगे खुद, सिर्फ उस मुनाफे का एक शेयर किसको देंगे? गवर्नमेंट को। They had acquired the right to explore, exploit and sell petroleum in lieu of a royalty and share in the profit petroleum। सर्कुलर भी निकाला इसके लिए। अब इसका लॉजिक इन्होंने जो भी दिया है, इनका पर्पस एकदम साफ था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और उसके बाद उसको बेचने से होने वाले ट्रांजैक्शन पे क्या नहीं लगाया जाएगा? जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं, टॉपिक को समझिए। टॉपिक समझेंगे ना तो क्लियर रहेगा। हम बात कर रहे हैं जो मेन है, जो हेडिंग है हमारा, वो है सप्लाई लेविएबल टू क्या? जीएसटी। ऐसे कौन से सप्लाई है जो लेविएबल रहेंगे जीएसटी का? फॉर्मूला क्या है? जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल पर्सन प्लस टैक्सेबल सप्लाई। या पर्सन टैक्सेबल नहीं है या तो सप्लाई टैक्सेबल नहीं है, तो इन दोनों में से किसी भी चीज पे क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। इसमें इन लोगों ने बोला कि अगर आप पेट्रोलियम शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो और उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचते हो, तो एक पर्टिकुलर सर्कुलर है जिसका नाम है 32/6/2018, 32/6/2018। ये सर्कुलर कहता है कि पेट्रोलियम के कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या नहीं पे करना है? जीएसटी पे नहीं करना है। अब बात आती है फाइनेंशियल सर्विसेज की। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन किसको प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाकी लोगों को प्रोवाइड करती है। तो पहले बिजनेस को समझिए। एक बार आपको बिजनेस मॉडल और इसके पीछे का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो फिर तय करेंगे कि पर्टिकुलर चीज में जीएसटी क्यों नहीं लग रहा है। क्या कहता है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड a bucket of financial services relating to lending or borrowing of money or investment in money and other related services. For such services, invariably a variety of instruments are used in the financial market। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? इन लोगों का काम ये है, मनी को क्या करना? सप्लाई करना। हु इज द सप्लायर ऑफ मनी? बैंक्स आर द सप्लायर ऑफ मनी। इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है आपको पैसा देने के लिए होम लोन, एक इंस्ट्रूमेंट है कार लोन, एक इंस्ट्रूमेंट है कैश क्रेडिट, एक इंस्ट्रूमेंट है ओवरड्राफ्ट, एक इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, देयर आर चेक है, ड्राफ्ट है। ये सारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके माध्यम से हम पैसों का लेन और देन करते हैं। In the following paras, we have examined whether the transactions such as in such instrument qualify as a supply. As seen earlier, definition of goods and services specifically includes both money and क्या? Security। money और security तो क्या है? पहले goods ही नहीं है, बराबर है। अब मुझे बोलिए, रीजन आपसे कोई पूछे पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन को करने के बाद जब हम उस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उस पर जीएसटी क्यों नहीं लगता? तो रीजन क्या है? इसको एग्जाम करने के पीछे रीजन इन्होंने दिया है कि जो कॉस्ट मिलती है वो कंसिडरेशन नहीं है। इसको आपको याद रखना चाहिए, हो सके तो उतना पार्ट हाईलाइट कीजिए ऊपर वाले इसमें, ये हाईलाइट करके रखिए ताकि आपके आंसर में अगर ये लिखा है कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा और आपने ये सर्कुलर नंबर भी क्या कर दिया एग्जाम में, याद रख के कोट कर दिया, पर जब तक आप क्या नहीं लिखोगे, the cost petroleum is not a consideration received by the contractor for the service provided to the
गवर्नमेंट एंड थस नॉट टैक्सेबल पर से। उनका ये मानना है कि ये कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए इस पे क्या नहीं लग रहा है, टैक्स या जीएसटी नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे हम जब फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाना चाहिए या जीएसटी लगाया जाना चाहिए, इसकी बात करते हो। पहले तो ये याद ध्यान में रखिए कि मनी और सिक्योरिटी किसकी डेफिनेशन में नहीं आता, गुड्स की या सर्विस की डेफिनेशन में ही नहीं आता। द डेफिनेशन ऑफ मनी इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक। क्या क्या मनी है, चेक एक मनी है, ड्राफ्ट एक मनी है, पे ऑर्डर, प्रॉमिसरी नोट्स, लेटर ऑफ credit. Therefore, activities that are only transaction in such instrument would be outside the definition of क्या, सर्विस। क्योंकि मनी ना तो क्या है, गुड्स है, ना तो सर्विस है। तो आपने अगर किसी से पैसा लिया या दिया बाय वे ऑफ अ चेक, बाय वे ऑफ अ ड्राफ्ट, बाय वे ऑफ अ पे ऑर्डर, बाय वे ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट्स, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने किसी को गुड्स दिए है या आपने किसी को सर्विस दी है। और जब चीज गुड्स भी नहीं है और चीज क्या नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो उस पर टैक्स लगने का क्या नहीं आता है, सवाल ही नहीं आता। मनी वुड ऑल्सो इंक्लूड ट्रांजैक्शन इन कमर्शियल पेपर, सीपी। ये आपको सब थोड़ा बहुत इसका ज्ञान होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज छोटे ट्रांजैक्शन के लिए होता है। इफ बड़ा अमाउंट रेज करना है तो बैंक्स पुल द फंड्स टुगेदर एंड दे इशू द कमर्शियल पेपर। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, देखिए, कमर्शियल पेपर सीपी एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर अंडरस्टूड एज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, एक प्रकार से अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच मे बी इशूड in form of promissory note or in dematerialized form through any of the depositories approved by the and registered with क्या, SEBI. Commercial papers are nominally issued by highly rated companies, primary dealers and financial institutions at a discount to a face value. CDs can be issued by scheduled commercial bank, excluding regional rural banks and local area banks, and all India financial institution permitted by आरबीआई। अब सीपी को थोड़ा सा अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज रिलायंस रिक्वायर्ड 10,000 crores rupees of fund, Jio requires a 10,000 crores of rupees of fund to expand their network. अब अगर जियो किसी एक पर्टिकुलर बैंक के पास जाता है, गिव मी द लोन ऑफ 10,000 करोड़ फॉर अ शॉर्ट टर्म, do you really think that any bank would be able to provide that much of amount in a single shot? नहीं, it is not a lesser amount, है ना। तो क्या हो सकता है कि रिलायंस बोलता है कि चलिए हम सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, वी आर इशूइंग द कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, जिसमें रिलायंस एक आम भाषा में या फिर लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो ये लिख देगा कि वी प्रॉमिस टू रीपे 1,000 crore आफ्टर 90 days टू द होल्डर ऑफ दिस कमर्शियल पेपर। तो इन्हें 10,000 करोड़ चाहिए थे, तो इन्होंने क्या किया, 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ के 10 कमर्शियल पेपर्स बनवाए, जिसपे ये प्रॉमिस लिखा हुआ है कि रिलायंस आफ्टर द एंड ऑफ 90 डेज और ऑन अ पर्टिकुलर डे इसके होल्डर को कितना रुपया देगा, 1,000 करोड़ देगा। नाउ दे इशू दैट थिंग इनटू द मार्केट एंड नाउ जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एसबीआई हो, एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, इफ दे हैव द सरप्लस फॉर फंड फॉर कितना दिन, 90 डेज, दे विल बिड फॉर इट कि चलिए मैं आपको 990 करोड़ देता हूं, आज कितना करोड़ देता हूं, 990, और 90 डेज बाद आप मुझे कितना रिटर्न कीजिए, 1,000। अब दूसरे किसी बैंकर को लगता है कि आई कैन गिव देम द बेटर ऑप्शन, तो वो लोग बीड करेंगे, हम आपको 991 करोड़ देंगे। तो रिलायंस का तो फायदा हो गया कितने करोड़ का, 1 करोड़ का। दूसरा बैंक कोई आएगा, बोले हमारे पास पैसा है, हम आपको 992 करोड़ देते हैं, तो इसका बिडिंग चलेगा। और फिर जिसके भी पास फंड होगा, रिलायंस बोलेगा कि चलो जो भी सबसे कम कॉस्ट हमें चार्ज करेगा उसे हम हमारा क्या इशू करेंगे, सीपी। रिलायंस के लिए ट्रांजैक्शन है बोरोविंग का, सीधा सीधा, तो दे विल बोरो 993 करोड़ रुपीज, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा, एंड उसको एक कमर्शियल पेपर अपना एक प्रॉमिसरी नोट दे देगा। बैंक्स के पास भी इसके अगेंस्ट में काफी सारा रिस्क कवर है। सपोज बैंक ने 993 994 करोड़ देने के बाद अगर किसी बैंक को ये लगता कि आईड ऑल्सो नीड माई मनी बैक राइट ऑन द 38 डे, 30 दिन बाद मुझे ही जरूरत पड़ गई किसकी, पैसे की, तो वही कमर्शियल पेपर बैंक किसी और को भी क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो जैसे एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, दूसरे किसी को लोन देता है, तो उस लोन की एक टर्म होती है और उस टर्म के पहले वो लोन वापस आता नहीं है।
यहां पे बैंक के पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। चलिए आज मेरे पास पैसा है 1000 करोड़, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू परचेज द कमर्शियल पेपर ऑफ क्या, रिलायंस। मेरे पैसे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। हालांकि रिलायंस को चाहिए थे 90 डेज के लिए, पर मेरी पोजीशन थी सिर्फ 30 डेज की। 30 डेज के बाद कोई ना कोई तो आएगा मार्केट में जिसके पास क्या होगा, पैसा, और उसको और 30 डेज या 60 डेज के लिए अपना पैसा क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो मनी मार्केट क्या है, एक शॉर्ट टर्म लेंडिंग एंड बोरोविंग मार्केट है जहां पे पैसा लिया या दिया जाता है, पर नॉट फॉर द लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड का मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट। तो जब आप पढ़ते थे, अपने बीकॉम में भी पढ़े होंगे आप लोगों ने कुछ बेसिक चीजें, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। आगे आते हैं क्या लिखा है। तो एक था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एक था कमर्शियल पेपर। वैसे सीपी और डीसी समझा, सीडी समझाना, इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट में हम इन सब चीजों को पढ़िएगा। एज दे आर इन द नेचर ऑफ क्या, प्रोमिसरी नोट, और कुछ नहीं है। ये छोटा सा बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है ऐसे जैसा आप पढ़ते थे, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी एंड बी एक्सेप्टेड, इट बिकम्स अ बिल पेएबल फॉर बी एंड बिल रिसीवेबल फॉर ए, देन ऑल्सो दे कैन एंडोर्स टू समवन एल्स। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, पर जनरली बड़े वैल्यू के ट्रांजैक्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होते नहीं है। उसमें अकोमोडेशन बिल का भी कॉन्सेप्ट था, ए बी पे बेवजह ड्रॉ करता है, उसको ले जाके हम किसके साथ डिस्काउंट करते हैं, बैंक के साथ। हालांकि ए और बी में कोई ट्रांजैक्शन होता नहीं है, स्टिल टू रेज द फंड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस हम एक दूसरे पे बिल रेज करते हैं। पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए मार्केट में या मनी मार्केट में आज भी क्या प्रीफर किया जाता है, कमर्शियल पेपर। इश्यूएंस ऑफ अ ड्राफ्ट लेटर्स और लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी बोलते हैं, इस पे भी कभी मौका मिला तो डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे बस आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा, जीएसटी का नॉलेज उतना बढ़ने वाला नहीं है। वाइल दीज ट्रांजैक्शंस वुड बी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सप्लाई। यहाँ क्या सप्लाई हो रहा है, मनी सप्लाई हो रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या पे दे रहा है, मनी। The related activity for which a separate consideration is charged would be chargeable to GST if other element of taxability are present। अभी जो पूरे एलिमेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी है, यहाँ पे तो हमने दो ही एलिमेंट पढ़े टैक्सेबिलिटी के, क्या, पर्सन टैक्सेबल होना चाहिए और गुड्स या सर्विस टैक्सेबल, ना, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए और टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। देयरफॉर जीएसटी वुड बी लेविड ऑन सर्विस चार्जेस normally charged for various transaction in money, including the charges for making draft, issuance charges for letter of credit etc। देखिए यहाँ किसी भी तरीके का इंटरेस्ट का उल्लेख नहीं किया गया है, पर इस पूरे ट्रांजैक्शन में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे इशुइंग चार्जेस लगाता है ना, या फिर क्लैरिकल वर्क के लिए कोई चार्जेस लगाता है, या अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या कंसल्टेंसी के लिए क्या लगाता है, चार्जेस लगाता है, तो उस पर क्या चार्ज होगा, जीएसटी। अब फाइनेंशियल सर्विसेज में मैं एक आसान एग्जांपल देता हूं आपको। एक्स बैंक है एक, बराबर है। एक्स बैंक ने लोन दिया मिस्टर ए को 1 लाख रुपए का, और इस लोन के बदले, अब बोलिए, लोन का एक ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक ने अपने बुक में क्या एंट्री पास की, लोन्स एंड एडवांसेस अकाउंट को किया डेबिट और कैश बैंक को किया क्रेडिट। बैंक का पैसा गया और उनका लोन्स एंड एडवांसेस बढ़ गया। इज दिस ट्रांजैक्शन वेयर द बैंक हैज सप्लाइड मनी टू मिस्टर ए will attract GST? No, because supply of money is neither the supply of goods nor the supply of service। एक बात, बदले में मिस्टर ए ने 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया, बदले में मिस्टर ए ने 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया, किसको, बैंक को। बैंक अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट को डेबिट और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। किस चीज का सप्लाई हुआ है, मनी का ही सप्लाई हुआ है। अगेन मनी इज नाइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इस पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। एक दिन बैंक ने मिस्टर ए को और डेबिट किया, चेक इशू चार्जेस 100 रुपीज। Now tell me, this check issue charges is whether it is a supply of money? No, it is not a supply of money. It is a charge for providing the services and it is leviable to GST। तो बैंक अपनी बुक में एंट्री पास करेगा, मिस्टर ए के अकाउंट को डेबिट 118, बराबर है, टू चेकबुक इशू इनकम
100 टू जीएसटी पेएबल कितना 18। उसके बाद बैंक ने एक दिन एसएमएस अलर्ट चार्जेस लगा दिए इनको, उस पे भी बैंक क्या इशू चार्ज करेगा जीएसटी, क्योंकि एसएमएस अलर्ट चार्जेस एक सर्विस के लिए लिए जाने वाले चार्जेस है, वो मनी का सप्लाई नहीं है। एक दिन चेक बाउंस चार्जेस लग गए, चेक रिटर्न चार्जेस लग गए, इन सब चार्जेस पे बैंक क्या लेगा जीएसटी भी कलेक्ट करेगा, और किसको पे करेगा गवर्नमेंट को पे करेगा, क्योंकि यहां पर सर्विस का सप्लाई हो रहा है, मनी का सप्लाई नहीं हो रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन लेंडिंग या बोरोविंग एंड कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन, इट इज द प्योर सप्लाई ऑफ मनी एंड इट इज नॉट गुड्स नॉर सर्विसेज एंड देयरफॉर नॉट लेविएबल टू जीएसटी। The term securities shall have the same meaning as assigned to in clause H of section 2 of Securities Contract Regulation Act 1956, section 2 subsection 101 of the CGST Act। हमने पढ़ा था सिक्योरिटीज का डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन जीएसटी वालों ने खुद का नहीं बनाया है, वो उठा के लाया है कहां से, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 से, वैसा का वैसा। आगे आते हैं। In this regard, there may arise a doubt as to whether derivative, इसको important mark करना है, वैसे अगले चैप्टर में और पढ़ेंगे। In this regard, there may arise a doubt as to whether derivative is included within the meaning of securities above and whether derivatives are also liable to GST. Derivatives are included in the definition of securities under SCRA. तो इवन इफ रियली किसी सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, बट वी आर डीलिंग इनटू व्हाट डेरिवेटिव्स, तो वो भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन के अंदर आता है। एज डेरिवेटिव फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, दे आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज एंड हेंस नॉट लाइबल टू जीएसटी। अब जो बंदे सीए इंटरमीडिएट में, या जो अभी अभी सीए इंटर पास करके कहाँ आए सीए फाइनल में, दे विल नॉट बी वेरी मच अवेयर अबाउट द टर्म व्हाट डेरिवेटिव। तो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज और मे बी मोर देन टू पार्टीज, वेयर इन, अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, सुनिए। आपके पास आज 1 लाख रुपया है, ओके, तो यू आर थिंकिंग वेयर टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज, ताकि मुझे फ्यूचर में क्या हो सके, कोई बेनिफिट हो सके या अच्छा रिटर्न मिल सके। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? एसबीआई में जाइए, फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए, 30 डेज से लेके तो आप 5 साल 10 साल तक का भी क्या करवा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट। जाके किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए, म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, गोल्ड खरीद लीजिए, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, या किसी को लोन दे दीजिए अपने फ्रेंड को कि रख और बदले में मुझे क्या देना, इंटरेस्ट। देयर आर वेरियस मेथड्स दैट यू कैन मेक मनी यूजिंग योर मनी। यू विल इन्वेस्ट मनी, यू विल गेट समथिंग इन रिटर्न एंड दैट इज योर पर्पस। तो चलिए, आपको ये लगा कि गोल्ड खरीदता हूं 1 लाख रुपए का, आपकी ये उम्मीद है कि 1 लाख रुपए का गोल्ड 6 महीने में या 3 महीने में 1,20,000 रुपए का हो जाएगा। तो बुराई है क्या 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदने में? नहीं। अब आप अपना 1 लाख रुपया लेके निकले थे, क्या खरीदने? गोल्ड खरीदने। मैंने आपको रोक लिया, बोले कहाँ जा रहा है? तो मैं, आप लोग बोला कि मैं गोल्ड खरीदने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि कहीं ना कहीं 1 मंथ आफ्टर ये 1 लाख रुपए का गोल्ड कितने का हो जाएगा, 1,20,000 का। ये आपकी सोच थी। मैं एक ऐसी सोच वाला इंसान हूं जो ये सोच रहा है कि गोल्ड के रेट बढ़ेंगे नहीं, बल्कि क्या होंगे, घटेंगे। मैं तो मानता हूं कि आज जो गोल्ड 1 लाख का है वो 1 महीने बाद 80,000 का हो जाएगा। तो आपकी और मेरी सोच में क्या है, फर्क है। ये हमेशा ही होता है आज के तारीख में, किसी भी चीज को लेकर इसके दाम घटेंगे या इसके दाम बढ़ेंगे, ये किसी भी दो लोगों से पूछिएगा, किसी भी शेयर्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, डॉलर में, आपको हमेशा मार्केट में दो राय रखने वाले लोग मिलेंगे। एक बोलेगा कि यहां से आगे इसके दाम बढ़ेंगे, जो बियरिश होते हैं, और एक होते हैं जो बोलेंगे कि यहां से आगे इस चीज के दाम घटेंगे, जो सॉरी जो बढ़ेंगे वो होते हैं बुलिश, और जो बोलते हैं घटेंगे वो होते हैं बियरिश। अब दिक्कत ये है कि भाई आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं थिंकिंग दैट द प्राइस विल इंक्रीज। मैं मेरा मानना है कि प्राइस विल डिक्रीज। तो मैंने आपको क्या बोला, चल छोड़, सोना वोना लेने की जरूरत नहीं है, तेरा 1 लाख मुझे दे दे,
तेरा 1 लाख मुझे दे दे, मैंने आपको ऑफर दिया। वी आर नॉट एक्सचेंजिंग गोल्ड एट ऑल। सवाल ही नहीं है कि हम क्या एक्सचेंज करें, गोल्ड एक्सचेंज करें। आपने बोला फिर चल अपना तेरा और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 1 महीने बाद गोल्ड की जो भी प्राइस रहेगी उतना पैसा मैं तुम्हें दूंगा। आपने बोला डन। आपने मुझे कितना रुपए दे दिया, 1 लाख। 1 महीना आप अपने घर, मैं अपने घर। अब 1 महीने बाद दो ही चीजें होनी है, या तो गोल्ड का रेट 1 लाख से ज्यादा होगा, या तो उसका रेट 1 लाख से कम होगा। अगर 1,10,000 हो गया तो मैं आपको कितना दूंगा, 1,10,000। और अगर गोल्ड का रेट 80,000 हो गया तो मैं आपको कितना दूंगा, 80,000। आपका लॉस, मेरा फायदा। या तो 1,10,000 देने पड़े तो मेरा लॉस और आपका फायदा। अब मुझे बताइए इस केस में आपका फायदा या नुकसान किस चीज पे तय हो रहा है, गोल्ड के रेट पे। तो डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी। द प्रॉफिट लॉस और प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइन इन ऑन द बेस्ड ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट क्या है और उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस क्या है, ये किस पे तय होता है, प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलाइंग एसेट क्या था, प्राइस ऑफ गोल्ड। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलाइंग एसेट क्या था, प्राइस ऑफ गोल्ड। अब मुझे बताइए अगर इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करके पैसा कमाना या गवाना है, अब सीधी सी बात है, एक कमाएगा एक गवाएगा। तो सच में आपको 1 लाख रुपया मुझे देने की जरूरत है क्या? आपके जेब में आज एक फूटी कौड़ी नहीं है, मेरे भी जेब में आज एक फूटी कौड़ी नहीं है। कैन वी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट? यस। चलो आज हम और आप आपस में इधर ही एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नॉट ऑन द गोल्ड बट ऑन सम अदर कमोडिटी, लेट से सिल्वर। आज सिल्वर का रेट है, अनुमान में अंदाज बता रहा हूं, 50,000 रुपये। दो ही चीजें होगी इसके बाद। आपको क्या लगता है घटेगा या बढ़ेगा? आपको लगता है बढ़ेगा। 50,000 का सिल्वर हो जाएगा कितना, 60,000। मुझे लगता है घटेगा, 50,000 का सिल्वर हो जाएगा कितना, 40। चलिए अब अपनी सोच है, अगर हम दो लोग अपनी सोच को विपरीत दिशा में देखते हैं तो बिल्कुल स्कोप है कि हम दोनों में क्या किया जा सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए हमने अपन ने एक दूसरे पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। 1 महीने बाद आप बोलते हो कितना, 60,000 होगा, और आप चाहते हो 60,000 हो जाए तो मैं मेरा 50,000 का गोल्ड बेच दूंगा। हालांकि गोल्ड, सॉरी सिल्वर, ना तो आपके पास है ना तो मेरे पास है। और मैं मानता हूं कि 40,000 होगा तो मैं खरीद लूंगा। तो मैं बैठा हूं इस ताक में कि एक बार 50 से कितने पे आए, 40 पे, तो मैं खरीदूं। और आप बैठे हो इस ताक में कि 50 का कितना होगा, 60, तो आप बेचो। सिल्वर ना तो आपके पास है ना तो मेरे पास है, ना आपको सच में बेचना है ना मुझे सच में खरीदना है। फिर भी बैठे बिठाए हमने एक दूसरे के साथ क्या कर डाला, कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों अब अपने घर चले गए। अब कब मिलेंगे, 1 महीने के बाद। देखेंगे मार्केट में दो रेट हुए होंगे, जो भी होगा। अब एक सिचुएशन है मार्केट में रेट हो गए कितना, 55,000, और मेरा वादा था कि आपसे खरीदूंगा और आपका वादा था कि मुझे बेचेंगे। तो आज मार्केट में रेट कितना है, 55, तो आप मुझे 55 में बेचोगे, तो मैं आपसे 55 में खरीदूंगा। पिछला रेट क्या था, 50,000। नहीं, अपना रेट हुआ था 60 में, आज कितना हो गया, 55 में। तो आप मुझे दे रहे हो, अब सिंपल सी बात है, आप बेचोगे तो 60 में, पर मार्केट में रेट कितना है, 55। तो आपने पैसे कमाए कि नहीं कमाए? नहीं नहीं, फिर से सोचिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आएगा जब आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम पढ़ोगे सीए फाइनल के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एक होती है अपनी क्या, स्ट्राइक प्राइस। हमारा वाद, आपने मुझे क्या बोला था कि 60 में बेचोगे, और मैंने क्या बोला था, 40 में खरीदूंगा। तो मान के चलो कि 60 हो गया, 60 हो गया तो वादे के मुताबिक मुझे आपको कितने देने पड़ेंगे, 60 नहीं देने, ऊपर के 10 ही देने। अगर 40 हो जाते तो आप मुझे 10 देते, है ना। मतलब हम दोनों में एक जन अर्न कर रहा है, एक लूज कर रहा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जहां कोई चीज नहीं होती है, कुछ नहीं होता। फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पहले के जमाने में कौन लोग करते थे, दो लोग आपस में करते थे, जिसको वायदा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, वायदा। इसको वायदा बाजार बोलते हैं। वायदा मतलब लेना देना कुछ नहीं है। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, वादा करता है, एक व्यक्ति बेचने का और एक व्यक्ति खरीदने का, और दोनों ही एक पर्टिकुलर डेट पे अपना वादा निभाते हैं। तो आज से
100 साल पहले ऐसे वायदे दो लोग आपस में किया करते थे, जिसको तेजी मंदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तेजी मंदी। फिर लोग अपना वादा निभाते थे, क्योंकि पहले के जमाने में ये कहावत थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो लोग अपने वचन को अपने प्राण से ज्यादा प्यारा मानते थे और वचन निभाते थे। फिर ऐसा होने लगा कि लोगों को लगा कि यार रियल लाइफ में सोना खरीदना और बेचना, उससे अच्छा है सिर्फ वादा कर लो। वैसे सोना खरीदोगे, भाव बढ़े बेचोगे तो कमाओगे, घटे तो वैसे भी आपका क्या होने वाला है? लॉस। उससे अच्छा गोल्ड खरीदो ही मत ना, सिर्फ वादा करो गोल्ड को खरीदने का या गोल्ड को बेचने का। एक का प्रॉफिट होगा, एक का लॉस होगा। तो लोग वायदा वायदा खेलने लगे। और फिर जो लोग इस वायदे वाला व्यापार नहीं करते थे, उनको ये लगने लगा कि यार ये तो बिना कुछ मेहनत के एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, कभी कमाते कभी गंवाते, और अगर आपका लॉजिक और आपका गेसिंग क्या है, सही है, तो आप कमा सकते हो। तो लोग ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे, और जब लोग इन्वॉल्व होने लगे तो इसका एक मार्केट बन गया। मार्केट बन गया तो इसमें ब्रोकर्स आ गए, जो बोलते थे कि चलो एक काम करो, हमारे पास ऐसे ढेर सारे लोग हैं। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके कांटेक्ट में कई सारे लोग होते हैं। तो उसमें दो दिमाग वाले लोग होते हैं, एक मानता है कि आज से भाव बढ़ेंगे, और दूसरा मानता है कि इसके बाद भाव घटेंगे। तो भले ये दो लोग आपस में एक दूसरे को कभी मिले ना मिले, पर वो लोग किसके कांटेक्ट में रहते थे? ब्रोकर के। फिर अपन ब्रोकर को बोलते थे, है क्या कोई बेचने वाला? तो ब्रोकर बोलता था, रुको बताता हूँ। हाँ साहब, एक बेचने खरीदने वाला तैयार है, आपको बेचना है क्या? बोले हाँ, चलो मैं दोनों का क्या करवा देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट। ब्रोकर बोलेगा आपका जो भी होगा वो होगा, या तो 50,000 ए बी को देगा या तो बी ए को देगा, पर मेरा 2% का उसमें क्या रखना, कमीशन, क्योंकि मैंने आप दोनों की क्या करवा दी, मुलाकात। ठीक है, फिर ये ब्रोकर करने लगे। फिर ब्रोकर ये सब काम पहले मैन्युअली करते थे, बुलाते थे, बातें करते थे, इसको ओवर द काउंटर बोला करते थे। आओ बैठो सामने सामने, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करो, प्रॉमिस करो। फिर एक पार्टी अगर हार गई, ये तो जुआ ही है वैसे, हार गई वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, ये एक्चुअली एक बिजनेस है, जहां आप सोच समझ के और मार्केट को देखकर क्या लेते हो, फैसला। पर मान के चलो इस केस में एक पार्टी को पैसे देने हैं और एक पार्टी को पैसे लेने हैं, क्योंकि हार जीत तो होगी। जब इसका टाइम खत्म होगा तो देयर विल बी व्हाट, हार जीत। और हार जीत का फैसला किसके प्राइस पे होगा? अंडरलाइंग एसेट के। अब ये अंडरलाइंग एसेट डॉलर हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, जवार हो सकता है, गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, शक्कर हो सकता है, एनीथिंग। जिस भी चीज की मार्केट में क्या की जाती है, ट्रेडिंग। तेल बेचने वाले, फली तेल बेचने वाले, सोयाबीन तेल बेचने वाले सोयाबीन तेल और फली तेल का वादा करते हैं। सीमेंट बेचने वाले सीमेंट का वायदा करते हैं। लोहा बेचने वाले लोहे का वायदा करते हैं। गोल्ड बेचने वाले गोल्ड का वायदा करते हैं। क्रूड ऑयल बेचने वाले क्रूड ऑयल का वायदा करते हैं। डॉलर बेचने वाले डॉलर का। कॉपर बेचने वाले कॉपर का। तो भाई करने लगे लोग। फिर जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगी, लोग भी फिर मानने नहीं लगे। कोई हार जाता था तो पैसे नहीं देता था। फिर ब्रोकर ने क्या बोला, देखो दाव पे लगे आपके 50, आपके 50, अब जो भी हो कम ज्यादा मार्जिन मेरे पास रख दो। मतलब आप भी 50,000 रख दो, आप भी कितने रख दो, 50। मतलब कल किसी ने ये नहीं बोलना कि मैं हार गया, मेरे को मेरे पास इसको देने को क्या नहीं है, पैसे। तो अब ये ट्रांजेक्शन और भी ज्यादा होने लगे, और होने लगे अगेंस्ट दी मार्जिन। जैसे आज हम और आप दोनों में एक वायदा हुआ है, अब इसमें दो चांसेस है, या तो आपको 20-30 हजार रुपए जाएंगे, या तो मेरे को 20-30 हजार रुपए आएंगे, जो भी होगा। आप भी रख दो 20,000, मैं भी रख देता 20,000, इसकी गारंटी कौन लेगा? ब्रोकर। फिर धीरे धीरे और ये सब ये होने लगा। अब ब्रोकर्स की जगह ले ली बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर ब्रोकर साथ में आ गए। इन लोगों को लगा कि ब्रोकर मैन्युअली कितने लोगों तक पहुंचेगा, तो क्यों ना इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए। तो उन लोगों ने अब अपने पोर्टल बनाए, अब अपने क्या बनवाए, सॉफ्टवेयर। और पहले जहां वो कुछ लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाते थे, अब उन्होंने अपना एक स्टॉक मार्केट खोल के सारी लिस्टिंग ही करवा दी वहां पे। ये चीज खरीद सकते हैं इस दाम में, और ये चीज बेच सकते हैं इस दाम में। फिर दुनिया भर से कहीं से भी जुड़िए आप। अब आपको ब्रोकर को फोन करने की भी क्या नहीं है जरूरत, ऑनलाइन जाके फीड कर दो कि आई वांट टू बाय गोल्ड और आई वांट टू सेल गोल्ड एट दिस प्राइस। प्राइस भी आप बता दीजिए, क्वांटिटी भी आप बता दीजिए, तारीख भी आप ही बता दीजिए कि इस तारीख पे इतने रेट पे मैं गोल्ड को बाय करना चाहता हूं। अब किसी को लगेगा कि ओए ये खरीद रहा है गोल्ड कितने में, 60,000 रुपए में, पर तब रेट हो जाएंगे 80,000, या तब रेट हो जाएंगे कितने, 40,000। तो अब एक व्यक्ति ने ऑफर डाला कि मैं 60,000 में, 60,000 में सिल्वर खरीदना चाहता हूं। आपको लगता है कि सिल्वर का रेट इस दिन 40 रहेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो उसके साथ, तू खरीदना चाहता है ना, चल डन, मैं बेचूंगा तेरे को, क्योंकि मेरा पक्का विश्वास है कि उस दिन रेट कितने रहेंगे, 40। और उसने तो बोल दिया ना कि मैं खरीदना चाहता हूं कितने में, 60 में, फिर बैठे रहो दोनों। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फोकट में नहीं होगा,
उसने कॉन्ट्रैक्ट पुट किया बाय करने का, आपने हाँ बोल दिया कि मैं सेल करूंगा, तो आप दोनों में कॉन्ट्रैक्ट लॉक हो गया इलेक्ट्रॉनिकली। आपके बैंक से भी मार्जिन चला जाएगा, उसके बैंक से भी क्या चला जाएगा, मार्जिन। अब दोनों बैठे रहो, उस दिन का इंतजार करो जिस दिन आपका वायदा स्क्रॉल होगा। अब अगर उस तारीख को, जिस तारीख का आपका वायदा है, आपने तो बोला था कि मैं बेचने को तैयार हूं, बराबर है, कितने में, 60 में। वो खरीद रहा है 60 में, तो आपने बोला मैं खरीदूंगा कितने में, 60। तो ये 60,000 हो गई यहाँ पे क्या, स्ट्राइक प्राइस। और आपका अंदाजा सही लगा, उस वक्त मार्केट में रेट हो गए 40,000। अब आपको अगर एक्चुअल डिलीवरी करनी है तो आप क्या करते, 40 में खरीदते और 60 में बेचते, और कितने कमाते, 20। वो भी आपसे 60 में खरीदता और मार्केट में 40 में बेच देता, कितना गवाता, 20। ना तो खरीदो ना तो बेचो, उसके अकाउंट से 20 कटेंगे, आपके अकाउंट में 20 जमा हो जाए। इस तरीके के ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव। और पहले ये सब मैन्युअली होता था, आज सब कुछ क्या होता है, ऑनलाइन होता है। आप चाहो तो अपना एक डीमैट अकाउंट खोल के उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग या फॉरवर्ड या फ्यूचर ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो। और सीखना है तो सबसे अच्छा तरीका है, जीएसटी सीखते हो तो फीस पे कर रहे हो मुझे, अगर आप ट्रेडिंग और डेरिवेटिव सीखना चाहते हो तो इसके लिए भी क्या पे करो, फीस। फीस है, पापा से 1 लाख रुपए मांगो या अपने स्टाइपेंड का 1 लाख रुपए 50,000 जमा करो और उस पैसे को लेके वायदे करना चालू कर दो, या तो खरीदो या तो क्या, बेचो। क्या होगा, कुछ समय बाद आपका 50,000 1 लाख पूरा खत्म हो जाएगा। ये हुई आपकी फीस, इसको लॉस नहीं बोलना, इसको क्या बोलना, फीस। पर इतना करने के बाद जितना 5-10 मिनट मैंने समझाया, उससे बेहतर और उससे अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे कि ये मार्केट काम कैसे करता है। इसको कभी लॉस नहीं बोलने का। जब आप इस डेरिवेटिव मार्केट में पहली बार जाते हो तो 1 लाख रुपया की फीस देनी ही पड़ती है। बिगिनर इतना पैसा, हो सकता है कि आपका 1 लाख रुपया कुछ दिनों में ही 2,40,000 रुपया हो जाए, और हो सकता है 6,40,000 भी हो जाए, हो सकता है आपका 1 लाख रुपया 8,50,000 भी हो जाए। वो जितना भी होगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक समय ऐसा आएगा आपका मार्जिन अकाउंट कितना हो जाएगा, जीरो। आप सब कुछ गवा चुके होंगे, पर तब तक आप सब कुछ सीख चुके होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस से तो ये सब कीड़े कब काटते हैं, जब इंसान आर्टिकलशिप चालू करता है, सीए फाइनल में पहुंचता है और नई नई चीजें पढ़ता है। पर्टिकुलरली आप फाइनेंस में पढ़ोगे इसको, सीए फाइनल के कौन से सब्जेक्ट में पढ़ोगे, फाइनेंस में। और तब ऐसा लगता है ये बड़ा आसान रास्ता है क्या कमाने का पैसा। और हर किसी को लगता है कि जो मैं सोचता हूं ना वो हमेशा ही क्या है, सही है। बस इसी के भरोसे पे ये मार्केट चल रहा है हमारे देश में। कौन सा मार्केट, डेरिवेटिव। और लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो डे टू डे इसमें करते ट्रेडिंग। इसमें क्या करते हैं, ट्रेडिंग। पर ये माना जाता है कि इस तरीके का ट्रेडिंग भी इज नथिंग बट अ सप्लाई ऑफ व्हाट, सिक्योरिटी है। और भी है, डेरिवेटिव इज नॉट दैट मच इजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, बट आई ट्राइड इट। अगर एसएफएम पढ़ा था तो बहुत डिटेल में बताता आपको आगे क्या लिखा है। फ्यूचर ये और कुछ नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी एक प्रकार का इसी का नेचर है। किसका, डेरिवेटिव। कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हैं टू सप्लाई, टू बाय और सेल a particular commodity on a future date where there will not be an actual delivery of any commodity, only will be a settlement of profit and loss। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर इन द नेचर ऑफ अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव, द प्राइस ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ कौन सा असेट, अंडरलाइंग असेट और इंडेक्स ऑफ स्टॉक और सर्टन अप्रूव्ड currencies, and the settlement happen normally by way of a net settlement with no actual delivery। इसलिए कुछ लोग इसको सट्टा बाजार भी बोलते हैं। कुछ लोग अभी भी नहीं मानने को तैयार, हमारे हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली, कि ये एक स्ट्रेटेजी बेस्ड बिजनेस है। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि ये लक पे आधारित एक क्या है, बिजनेस है और एक प्रकार से जुआ है। और जो एक्सपर्ट्स है इन सब चीजों के, वो ये नहीं मानते। वो इस चीज को इंसिस्ट करते हैं कि आपको स्ट्रेटेजी लगानी है। आप अगर सही सोचते हो तो आप बिल्कुल इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो। और इसकी स्ट्रेटेजीज भी सीए फाइनल के सिलेबस में है, वो आपको पढ़ना होगा, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम के सब्जेक्ट में। जो भी आपकी फैकल्टी होगी वो आपको बड़े ही आराम से और दिल लगा के इन सब चीजों को बताएगी। Since future contract are in the nature of derivative, this qualifies as a securities and thus are not subject to क्या, जीएसटी। तो ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जब एक व्यक्ति कुछ पैसे हारता है
और दूसरा व्यक्ति कुछ पैसे जीतता है, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या ट्रांसफर होता है, पैसा, उस पर क्या नहीं लगता, जीएसटी। पर बीच में अगर ब्रोकर क्या ले रहा है, ब्रोकरेज कमीशन ले रहा है, तो उस पर क्या चार्ज होता है, जीएसटी चार्ज होता है। हाउएवर वेयर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैव द डिलीवरी ऑप्शन and the settlement of contract takes place by way of actual delivery of underlying commodity या currency, then such forward contract would be treated as normal supply of goods and liable to क्या, जीएसटी। अब चलो, मैंने बोल दिया, आपने बोला 60,000 में मुझे गोल्ड खरीदना है, मैंने बोला हाँ ठीक है, वादा रहा तेरे साथ, 1 महीने बाद मैं तेरे को 60,000 में गोल्ड बेचूंगा। आप हो खरीदने वाले, मैं हूं बेचने वाला, वादा हो गया पक्का। 1 महीना खत्म हो गया, आज गोल्ड का रेट है 80,000, वादा कितने का पक्का हुआ था, लॉक हुआ था 60 में, तो मुझे 80 में खरीदना पड़ेगा और आपको 60 में देना पड़ेगा। अगर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है तो दैट इज अ सप्लाई ऑफ गोल्ड, और उस पर क्या चार्ज होगा, जीएसटी। पर अगर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गोल्ड होता ही नहीं, आपने बोला कि चल ठीक है, मुझे क्या करेगा, तू 80 में खरीदेगा, मुझे 60 में देगा, मैं 60 में खरीदूंगा और 80 में बेच दूंगा, वैसे भी तेरा 20,000 का क्या है, लॉस, और मेरा 20,000 का क्या है, प्रॉफिट। उससे अच्छा भाई तू 20,000 ही दे देना। तो ये हो गया क्लोजिंग ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ क्या, गुड्स। तो एक्चुअल डिलीवरी अगर नहीं है तो उस पर जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, पर अगर एक्चुअल डिलीवरी है तो फिर तो वो सप्लाई ऑफ क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। तो पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड होती नहीं है, और ये सब कुछ चलता है ऑनलाइन लीगली इन एन एक्सचेंज। उसमें अगर ब्रोकर ब्रोकरेज ले रहा है तो उस पर ही क्या चार्ज होता है, जीएसटी। बाकी जो भी मार्जिन सेटलमेंट होता है, हारने वाले के अकाउंट से पैसा कटना और जीतने वाले के अकाउंट में पैसा जमा होना, इट इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ अ, sorry, it is treated as a transaction in the security and therefore it is neither a supply of goods nor a supply of service. A forward contract is an agreement execute to purchase or sell a predetermined amount of a commodity or a currency at a predetermined future date at a predetermined price. The settlement could be by way of actual delivery of underlying commodity or by way of a net settlement of a differential of the forward rate over the prevailing market rate ऑन द सेटलमेंट डेट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी एक प्रकार का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, पर जनरली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ओटीसी बोलते हैं, ओवर द कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो लोग फेस टू फेस बैठ के करते हैं, यही फर्क है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, दो लोग कैसे करते हैं, फेस टू फेस। जैसे अपने सिटी में एक बहुत बड़ा होलसेलर है जो बेचता है सोयाबीन ऑयल। क्या बेचता है, सोयाबीन ऑयल। उसका टर्नओवर है 1000 करोड़ का पर मंथ। एक्चुअल उसकी शॉप है, एक्चुअल उसकी क्या है, फैक्ट्री। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए सोयाबीन ऑयल उससे खरीदते हैं ट्रक से कि कुछ दिनों बाद उसका रेट बढ़ेंगे और उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। कुछ लोग उसके साथ सिर्फ ओवर द काउंटर वायदा करते हैं कि चल मेरा 5 ट्रक सोयाबीन ऑयल लिखा ले, आज का रेट कितना है, मान के चलो एक ट्रक होता है या 100 CR का ले लो, एक 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे से माल नहीं ले रहा हूं आज, पर मेरा लिख ले कि मैंने तेरे से खरीद लिया 100 करोड़ का क्या, सोयाबीन ऑयल। 1 महीने का वायदा है। अब 1 महीने बाद जो व्यक्ति ने वायदा किया है वो तय करेगा कि मुझे 100 करोड़ का सोयाबीन तेल एक्चुअल डिलीवरी कर, या अगर मेरा बेनिफिट हुआ है तो मुझे ऊपर का पैसा दे दे, मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए। ऐसे भी वायदे होते हैं। ऐसे वायदों को बोला जाता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं डीलर हूं कॉटन का, आप चाहते हो मेरे से कॉटन खरीदना ताकि आप फ्यूचर में उसको ज्यादा रेट पे क्या कर सको, बेच सको, या आज रेट ज्यादा है आप मुझे आज ही कॉटन बेच देना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले समय में कॉटन के रेट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो फिर आप एक काम कीजिए ना, आज अपना कॉटन अपने पास रखिए, आप अपना पास रखिए, मैं मेरे पास रखता हूँ, हम सिर्फ एक डील करते हैं कि चलिए आप मुझे बोलिए कि सर मैंने आपसे 100 करोड़ का कॉटन खरीद लिया 1 महीने के वायदे पे। अब इसमें 1 महीने तक किसी ने किसी को क्या नहीं देनी, डिलीवरी। पर आज का रेट जो था उस रेट में 100 CR का आपने मेरे से क्या खरीद लिया, कॉटन। एक प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी है, प्री डिटरमाइंड प्राइस है। बात डिलीवरी की या सेटलमेंट की कब करेंगे, 1 महीने बाद, वो है प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट। अब आइए 1 महीने बाद आपके डील में आपने मेरे से खरीद तो लिया था, अब इसमें आपको या तो फायदा होगा या तो लॉस। अगर आपने 100 करोड़ का खरीदा, उसके रेट अगर 1 महीने बाद 110 करोड़ हो गए तो जाहिर सी बात है आपने फायदा कमाया। और अगर जो चीज आपने 100 करोड़ में 1 महीने पहले खरीदी थी उसकी प्राइस अगर आज 90 करोड़ है तो आपका 10 CR का क्या है, लॉस है। अब आप दोनों ही चीजें मेरे सामने ऑप्शन पे रख सकते हो, जो जितनी क्वांटिटी तय हुई थी उतनी क्वांटिटी की मुझे क्या दे दीजिए, डिलीवरी, या तो प्रॉफिट लॉस का नेट क्या कर लीजिए, सेटलमेंट। तो जब दो लोग फेस टू फेस
काउंटर पे बैठ के आपस में बात करके क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें डिलीवरी भी हो सकती है और नेट सेटलमेंट भी हो सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अगर नेट सेटलमेंट हुआ है तो इस पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर इसमें डिलीवरी हुई है तो अगर वो गुड्स चार्जेबल टू क्या है, जीएसटी है, तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा, जीएसटी। यहां पे वही लिखा है, वेयर द सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग कमोडिटी या करेंसी, कुछ भी हो सकता है, सच एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड लाइबल टू जीएसटी, वेयर द सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ अ नेट सेटलमेंट ऑफ अ डिफरेंशियल of the forward rate over the prevailing market rate on the settlement date, the same would be falling within the purview of a security and thus not chargeable to GST। अब अगले होते हैं और क्या लोग डील करते हैं, सिक्योर्ड डेट। सेल, परचेस, एक्विजिशन और असाइनमेंट ऑफ अ सिक्योर्ड डेट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ ट्रांजैक्शन इन मनी, इट इज इन द नेचर ऑफ अ डेरिवेटिव एंड हेंस सिक्योरिटी। सेल, परचेस करना, एक्विजिशन करना, असाइनमेंट करना और ऑफ अ सिक्योर्ड डेट डज नॉट कंस्टिट्यूट ए ट्रांजैक्शन इन मनी, इट इज इन द नेचर ऑफ अ डेरिवेटिव एंड हेंस क्या, सिक्योरिटी। कुछ लिखा है इसके बारे में, ट्रांजैक्शन इंस्ट्रूमेंट लाइक इंटरेस्ट रेट स्वैप and a foreign exchange swap would be excluded from the definition of supply since such instruments are derivative being securities based on the contract of a difference। यहाँ मुझे अभी भी थोड़ा सा लग रहा है ये सिक्योर्ड डेट क्या दिया है, सेल, परचेस, एक्विजिशन और असाइनमेंट of a secured debt does not constitute transaction in money, it is in the nature of a derivative and hence क्या, सिक्योरिटी। इसको थोड़ा स्टार मार्क लगा के रखिए, आई विल हैव टू कम बैक ऑन दिस कि ये क्या लिखना चाहते हैं, कुछ और लिखना था शायद इनको। ट्रांजैक्शन इन इंस्ट्रूमेंट लाइक इंटरेस्ट रेट स्वैप। अभी इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है, ये आपको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीए फाइनल में पढ़ने मिलेगा। काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर हम ये वादा करते हैं। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट घटने से या इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से भी देयर कैन बी अ प्रॉफिट और देयर कैन बी अ लॉस। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं क्या हो रहा है। मेरे पास 1,00,000 रुपया है, मान के चलिए। आई एम अ पर्सन हु विश टू गिव यू द लोन। मेरा काम है कि मैं लोगों को लोन देता हूं। आज मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है कितना परसेंट, से 5%। तो अगर मैंने आज आपको लोन दिया तो मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 5%। पर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि रेट मार्केट में बढ़ सकते हैं कल। कितने परसेंट हो सकते हैं, 6% या 7%। तो मैंने अगर आज आपको 5% पे दे दिया और कल अगर 6% हो गए तो कहीं ना कहीं मेरा क्या है, लॉस। पर एक डर ये भी है कि आज मार्केट में रेट 5% है, हो सकता है कल कितने परसेंट हो जाए, 4। पर आज ना दूं तो कल मेरा क्या हो सकता है, लॉस। अगर मैंने आज नहीं दिया ये सोच के कि 5% कम लग रहे, पर अगर कल घटकर 4 हो गया तो फिर तो 4 से देने पड़ेंगे, बराबर है। तो यहां पे भी दो सोच वाले लोग हैं। एक ये मानते हैं कि यहां से आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, और लोग ये भी है जो मानते हैं कि यहां से आगे इंटरेस्ट रेट घटेंगे। तो यहां एक्चुअली कोई किसी को क्या नहीं देगा, लोन नहीं देगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, वेदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस और इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस। तो यहां एक वादा होगा जहां एक व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं 5% से लोन लेना चाहता हूं, मैं 5% से क्या लेना चाहता हूं, लोन। वो मार्केट में आके खड़ा हो जाएगा कि आई एम द पर्सन, आई एम रेडी टू टेक लोन ऑफ 1,00,000 रुपीज फॉर 1 ईयर एट कितना परसेंट, 5%। अब आप सोचो आपको उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, वो तो लोन लेना चाहता है। अब आपको लग रहा है कि मार्केट में रेट कितना हो जाएगा, 4%। तो आप बोल दो चल मैंने तुझे दिया 1,00,000 का लोन, कितने परसेंट से, 5% से। हालांकि ना आपने उसको 1,00,000 दिया ना उसने आपसे 1,00,000 लिया। बस सारा खेल है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब 1 साल रुकिएगा, 1 साल में आप उसके हिसाब से, उसने तो 5,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है क्योंकि उसने तो वर्चुअली आपसे कितने लाख का लोन लिया है, 1,00,000 का, और कितने परसेंट से, 5। तो उसने तो आपको कितना पे करना है, 5,000 रुपीज पे करना है, ये उसका क्या है, कमिटमेंट है। पर मार्केट में रेट ऐसे हो गए कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है कितना परसेंट, 4%। तो आपके हिसाब से आपकी इनकम कितनी है,
4000 और उसके हिसाब से उसका एक्सपेंस कितना है 5000। तो ऐसे केस में कौन लॉस में रहा? जब मार्केट में रेट हो गए 4% और उसने लोन ले रखा था कितने परसेंट से? 5 से, तो वो लॉस में है। तो वो आपको कितना पे करेगा? 1000 रुपये। आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब आपके कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलाइंग असेट क्या था? इंटरेस्ट रेट। हालांकि ना किसी ने किसी से लोन लिया ना किसी ने किसी को लोन दिया, स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट, अब सिचुएशन चेंज हो गई, उसने ऑफर दिया था कि आई वांट टू टेक लोन एट फॉर 1 ईयर एट कितना परसेंट? 5%। आपने बोला कि चल आई गिव यू द लोन ऑफ 1 लाख एट यूर एग्रीड रेट ऑफ कितना परसेंट? 5%। कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है कितना साल? 1 साल। 1 साल रुक जाइए। 1 साल बाद सिचुएशन आ गई कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गया 8%। अब सामने वाले ने तो 1 साल पहले लोन कितने से लिया था? 5000 से। तो उसका कमिटमेंट है कि उसको कितना लोन इंटरेस्ट पे करना है? 5000। और वो फायदे में रहा, क्योंकि लोन लेके वो फायदे में रहा, क्योंकि आज मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 8000। तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो उसको कितने देने पड़ते? 8000। तो आज उसका फायदा हुआ कितने का? 3 का। वो फायदा वो किससे रिकवर करेगा? आपसे। आपको उसे कितने देने पड़ेंगे? 3000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में घटता है तो आप कमाते हो, और अगर बढ़ता है तो आप गवाते हो। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो वो कमाता है, और घटता है तो वो गवाता है। तो यही होगा। और यहां ना तो एक्चुअल रियल लाइफ में कोई लोन लिया जा रहा है ना तो लोन दिया जा रहा है। बस आपका प्रॉफिट लॉस तय हो रहा है कि आपने किस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके बाद मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है या बढ़ता है। तो इस तरीके से आप स्वैप के कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकते हो, या इसको इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंड फॉरेन एक्सचेंज स्वैप भी हो सकता है, वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई सिंस सच इंस्ट्रूमेंट आर डेरिवेटिव बीइंग सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ डिफरेंस। ये है, इसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस भी बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओपिनियन ऑफ क्या बोला जाता है? डिफरेंस। ये कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों में इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके ओपिनियंस में क्या होते हैं? डिफरेंस। और अब ओपिनियन में डिफरेंस होगा तो कहीं ना कोई कमाएगा और कहीं ना कोई गवाएगा। जिसका ओपिनियन सही लगा वो कमाएगा, जिसका गलत था वो गवाएगा। और दुनिया में लोग अगर ओपिनियन रख के पैसा कमा या गवा सकते हैं तो कुछ करने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। तो इसको बोला जाता है फुल टाइम ट्रेडर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पैसे लेके बैठे हैं, कुछ नहीं करते, खुद का कोई बिजनेस नहीं है। दे गेट इन टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनीथिंग, डॉलर, क्रूड, पाउंड, यूरो, गोल्ड, सिल्वर, गवार गम, मिर्ची, हल्दी, धनिया, वट एवर थिंग दैट इज बीन ट्रेडेड इन अ मार्केट वर्चुअली। अगर अपना लॉजिक सही है, अपनी स्टडी सही है, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पुट कर सकते हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो। इसमें कॉल भी होता है और पुट भी होता है। वैसे इन सब चीजों को डिटेल में यहां समझाना मैं उचित समझता नहीं हूं। पर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन द नेचर ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी बिकॉज इट इज द ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, ऐसा माना जाता है। हाउएवर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ सम सर्विस चार्ज और सर्विस फीस और डॉक्यूमेंटेशन फीस और ब्रोकिंग चार्ज or like fees are charged on the derivative future contract or forward contract, the same would be consideration for provision of a service and that are subject to kya? GST. Further, services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount is exempt from the levy of GST. इसको भी चैप्टर में करेंगे अपन डिस्कस। कहाँ पे? 4th में। In the subsequent paras, we have discussed the exceptions to the parameters of supply, namely supply made for consideration but not in the course of furtherance of a business. अब इसको अपन पढ़ेंगे लगे तो अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ब्रीफ छोटा छोटा, वैसे सप्लाई का टॉपिक है ये, सप्लाई के बारे में जो बताना था उन्होंने बता दिया, पर इसके बारे में और भी डिटेल फिर चैप्टर 3, 4, 5, 6 आपको पढ़ने चाहिए। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। आज के लिए इतना काफी है। क्या बोला? वेगरिंग एग्रीमेंट नहीं, वेगरिंग एग्रीमेंट इज अ प्योर जुआ। वेगरिंग एग्रीमेंट इज अ प्योर। हाँ, मैंने बोला ना, देखो ये जो डेरिवेटिव अगर सही में सीखना है तो ये फोकट में सीखा नहीं जा सकता। इसकी क्या भरनी पड़ती? फीस। अब इसकी फीस दो प्रकार की होती है। एक होती है इसके कोचिंग क्लास लेने वाले, जबरदस्त तरीके का इनका माहौल है यूट्यूब पे, लाखों के संख्या में इनके क्या है? सब्सक्राइबर। थोड़ा सा वीडियो फ्री में बताते और बोलते कि हमारे पास क्या लगाओ? क्लास, हम आपको स्ट्रेटेजी सिखाएंगे।
स्ट्रेटेजी सीख के कोई पैसा कमाए ना कमाए, पर क्लास लेके ये लोग करोड़ों रुपए का क्या कमाते हैं, पैसा। तो मैं तो बोलता हूँ स्ट्रेटेजी किताबों से सीखिए, सीए फाइनल में आप वैसे भी काफी चीजें सीख जाओगे। और शौक के लिए ही सही, 50,000 का स्टाइपेंड सेव करके क्या करिए, एक डीमैट अकाउंट बनाइए, उसमें मार्जिन में डालिए। ये सब मैं कर चुका हूं और मैं चाहता हूं हर कोई करे, ताकि ये पता चले कि ये नहीं करना चाहिए। और अगर ये नहीं करना चाहिए, ये आज 50,000 रुपए में पता चल जाए तो बेहतर है। कल आप सीए बनोगे, कल 50 लाख भी हो सकते हैं आपके पास, या क्लाइंट कॉन्टैक्ट अच्छे रहे तो 5 CR भी रह सकते हैं। और बहुत ही अच्छे 5 क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट रहे तो 50 करोड़ भी आप कहीं से अरेंज कर लोगे। हो सकता है आप 500 करोड़ अरेंज करने वाले, कमाने वाले नहीं बोल रहा हूँ, 500 करोड़ अरेंज करने वाले पर्सन बन जाओ। और अगर तब जाके रियलाइज हुआ कि ये नहीं करना चाहिए था, तो शायद पीछे मुड़ने का क्या ना मिले, मौका। इसलिए आर्टिकलशिप के दौरान 50,000 में ये चीज सीख लो, ताकि मन में एक बात पुख्ता हो जाए, क्या हम सीए के काम करने के लिए ही बने बने हैं और वही हमें करना चाहिए, ये काम करने नहीं चाहिए। चलो, सी यू टुमारो, बाय।